ये वीडियो आप लोग की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की तगड़ी प्रिपरेशन फिजिक्स की हो जाएगी, तो हेडफोन जरूर यूज करें पार्टी के लिए। मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी, मुझे बंदे ने बुलाया नींदे चाले पाँचों नींदे चाले तू ठुमक ठुमक आए नींदे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग इस पार्टी सीरीज में कवर अप कर रहे हैं फिजिक्स के क्लास 12 के वन शॉट्स को डिटेल में। हो सकता है आप लोग को वीडियो की लेंथ शॉर्ट देखने को मिले, बट इसके अंदर कंटेंट बवाल एकदम, एक भी चीज को नहीं छोड़ा गया। इसके लिए आप लोग को मैं प्रॉमिस करता हूं। तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ भाई देखो एक चीज समझो, काफी सारे लोग कह रहे हैं भैया ये वीडियो सफिशिएंट है। भैया बिल्कुल सफिशिएंट है, बस आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग वीडियोस को देख लो, अच्छे से चीजों को समझ लो। हाँ, टेंशन मत लो, मैं खुद से भी न्यूमेरिकल सीरीज, प्रीवियस ईयर की सीरीज कवर अप करवा दूंगा इस चैनल पे। बट हाँ, अगर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखो, जब तक कि खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला। इसलिए प्रैक्टिस घर पे करो, बिना प्रैक्टिस के तुम्हारे लिए बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करते रहना। इसलिए मैं हमेशा से आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि एक ऐसी बुक ले लो जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस आप लोग के कवर अप हो और फिजिक्स की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाए। सो गाइस, इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूँ मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, वो भी क्लास 12 के लिए फिजिक्स की डेडिकेटेड ओसवाल गुरुकुल की तरफ से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसके अंदर आप लोग को सारे क्वेश्चंस कवर अप है चैप्टर वाइज, जिसमें आप लोग को वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सब कुछ यहाँ पे चैप्टर वाइज गिवन है। सब कुछ आप लोग को इंक्लूडेड है विद तगड़े आंसर्स के साथ। तो सारे आप लोग को यहाँ पे चीजें मिल रही है और 23-24 के एग्जाम को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है आप लोग के लिए, मैं इसको जरूर रिकमेंड करना चाहता हूँ। आप लोग इसको ले सकते हो वन ऑफ द बेस्ट डील में, Amazon के थ्रू डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से जाकर ले लेना। वन ऑफ द बेस्ट डील आप लोग को मिल जाएगी और बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग अपने घर बैठे करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस काफी ज्यादा मजेदार सा वीडियो लेक्चर होने वाला है, डिटेल में इसको कवर अप करेंगे। इससे पहले वाले पोर्शन को जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल को कवर अप करे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको देख लेना। उसके भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दिख जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी चीज हम कर रहे हो 23-24 के सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये पूरा का पूरा तो हमारा पोटेंशियल वाला पोर्शन था जो इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। आज के पोर्शन में हम लोग कवर अप करेंगे ये वाला पोर्शन। क्लियर भाई लोग? एक इसमें एक चीज मेंशन है, ध्यान से देखो आपके नए सिलेबस में, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। तो एक टॉपिक आप लोग का रिड्यूस हो गया, सिर्फ 3 फॉर्मूले, उसको याद करके चल जाना, फुकट के नंबर मिल जाएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे इंस्टा में जरूर फॉलो करें, सो दैट हमारा दिल से रिश्ता हमेशा ज्वाइन रहे। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग को सारी अपडेट्स क्लास की मिलते रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो अप कर सकते हो, जहां पे मैं आप लोग के लिए लाइव सेशंस लेता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो बेशक आ सकते हो। क्लास 11-12 दोनों के लिए मैं फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन अनअकैडमी K12 कैटेगरी में पढ़ाता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां से जाके भी मुझे फॉलो अप कर सकते हो। इसके अलावा नोट्स को डाउनलोड करना है तो मेरी वेबसाइट से कर लेना, और बहुत जल्दी आप लोग के लिए प्रीमियम वाले नोट्स भी आने वाले हैं और मेरा ऐप भी आने वाला है। तो उसका अपडेट आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग इस चीज को अपडेट करें। और अगर आप ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हो तो भाई ऐप आ चुका होगा, तब तक के आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक पैटर्न में सब कुछ आप लोग को मेरे ऐप में मिल जाएगा और साथ में आप लोग को प्रीमियम नोट्स भी उसके अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसका नाम है कैपेसिटर। अब ये आखिर कैपेसिटर क्या होता है, कैसा डिवाइस है, क्या है? तो कैपेसिटर एक ऐसे टाइप का डिवाइस होता है जो अपने अंदर ना चार्जेस को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और किस फॉर्म की एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? मतलब एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको डिनोट करने का कुछ इस तरीके से आप लोग कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर वेरिएबल वाले को करना है तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब आप कहोगे कि भैया कैपेसिटर को क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कई ऐसे सारे डिवाइसेस होते हैं जिनको ना हाई अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे घर के अंदर जो करंट आता है वो लो अमाउंट का करंट रहता है, उतना कैपेबल नहीं रहता कि उस हाई एंड डिवाइस को चला सके। तो इस वजह से हम लोग ना कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो अपने अंदर एक्सेसिव अमाउंट में चार्जेस को स्टोर करके लेता है और एक इक्विवेलेंट फॉर्म का चार्ज प्रोवाइड करने लग जाता है। मान लो ये कैपेसिटर है, वो क्या कर रहा है, मान लो यहाँ से 5 एम्पीयर 5 एम्पीयर 5 एम्पीयर, ढेर सारे 5 एम्पीयर अपने अंदर डाल रहा है और यहाँ से डिवाइस को 50 एम्पीयर या फिर जो 25 एम्पीयर की जरूरत है वो सफिशिएंटली पूरा कर रहा है। तो अपने अंदर ढेर सारे चार्जेस को स्टोर करेगा और एकदम सीमलेस वे में आप लोग को करंट प्रोवाइड करेगा उस डिवाइस को। तो आपके घर में ऐसे ढेर सारे डिवाइस है जिसके अंदर कैपेसिटर यूज होता है, जैसे आप लोग का फैन हो गया, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गया, मोटर्स वगैरह जो आपके घर में पानी को पंप करती है ऊपर, उसके अंदर भी कैपेसिटर यूज होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ये फोटो साइड में देख रहे होंगे, आप लोग के घर में हो सकता है कि जो
बोरवेल का जो आपका बॉक्स हो जहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हो, उसके डब्बे को ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे भी आपको बड़े बड़े कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसको स्टार्ट होने के लिए हाई अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत है, लेकिन वो हमारे घर से नहीं मिल पाता है। तो कैपेसिटर उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेता है। कैसे? एक्सेसिव अमाउंट में अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करता है, सो दैट सीमलेस वे में वो करंट को प्रोवाइड कर सके। और आप बोलोगे भैया एक सेकंड, चार्ज को स्टोर कर रहा है, करंट कैसे प्रोवाइड कर रहा है? अरे आप सभी लोग जानते हो ना, जब चार्जेस v वेलोसिटी के साथ दौड़ने लग जाए मतलब करंट दौड़ने लग गया। तो ये सीधी सी बात याद है, मैंने इससे पहले भी आप लोग को एकदम लेम वाला जोक बताया होगा कि एक दिन मैं कार से जा रहा था और बाजू में मुझे करंट मिला। मैंने बोला करंट भाई 2 मिनट रुक के बात कर लेते, तो करंट ने बोला मैं रुक नहीं सकता। मैंने बोला क्यों? क्योंकि करंट ने कहा मेरे रगों के अंदर चार्जेस दौड़ते हैं, वो भी टी टाइम में। मैं अगर रुका तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा। बेसिक वे में समझाना ये चाह रहा हूँ कि करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्जेस v वेलोसिटी के साथ दौड़ते हैं। आई होप तुम लोगों को कैपेसिटर समझ में आ गया। अब देखो, कैपेसिटर भी एक डिवाइस है। हो सकता है कि कुछ कैपेसिटर छोटे छोटे आते हो सकता है कुछ कैपेसिटर बड़े बड़े आते हो। अब इनके अंदर पता करना है कि किसकी कितनी एबिलिटी है, कि वो कितने चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब आप बताओ, थोड़ा सोचो। छोटे कैपेसिटर होंगे तो कम चार्जेस स्टोर कर पाएगा, बड़ा कैपेसिटर होगा तो ज्यादा चार्जेस अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ कि हर चार्जेस की अपनी अपनी एबिलिटी होती है कि वो कितने चार्जेस अपने अंदर स्टोर कर सके। उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कैपेसिटेंस, और इसको डिनोट करते हैं C से। तो ये क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द चार्जेस इनसाइड द कैपेसिटर। अब थोड़ा लॉजिक से यूज करना। कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़े कैपेसिटर के लिए क्या होगी? ज्यादा होगी ना कैपेसिटेंस C की वैल्यू, क्योंकि ज्यादा चार्जेस स्टोर कर पा रहा है। और छोटे कैपेसिटर के लिए क्या होगा? कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, बिकॉज वो कम चार्जेस स्टोर कर पा रहा है। तो अब ये कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को निकाला कैसे गया? जैसे कि आप जानते हो कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, मतलब जैसे जैसे आप चार्जेस बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो जो Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं कैपेसिटेंस। और अगर मैं V को इस तरफ भेज दूं तो मेरे पास कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला निकल जाएगा C विच इज इक्वल टू Q बाय V। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि अगर चार्जेस ज्यादा है इसका मतलब कि कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और अगर कैपेसिटेंस कम है इसका मतलब पक्का चार्जेस भी कम होंगे। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो V है इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या? अगर C की वैल्यू ज्यादा मतलब V की वैल्यू कम, अगर V की वैल्यू ज्यादा मतलब C की वैल्यू कम। समझ में आया? अब आप बोलोगे भैया कितने टाइप के कैपेसिटर हम लोग को पढ़ना है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखो 2 टाइप के तुम्हारे ना कैपेसिटर होते हैं, बट हाँ स्फेरिकल कैपेसिटर अब सिलेबस में आप लोग को देखने को नहीं मिलता, तो इसको आपको नहीं देखना है। अब जो मेन सिलेबस में जिससे साधा क्वेश्चंस बनते हैं उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आखिर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना। देखो हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लेट्स लेते हैं। याद है ये प्लेट्स कैसी है? अरे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट्स है। याद है आप लोगों ने गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में पढ़े थे, एक ऐसी प्लेट लिए थे जिसमें चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो उस प्लेट पे, याद आ रहा है? हाँ जी, वैसे ही 2 प्लेट ले रहे, एक ये प्लेट लिए एक दूसरी प्लेट। पहली वाली प्लेट में सारे के सारे आपको पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलेंगे। क्लियर दोस्त? और मान लो उस पहली वाली प्लेट का जो एरिया है वो A1 है। आप जानते हो कि जो चार्जेस है प्लेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सरफेस। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि प्लेट पे है उसके सरफेस पे, इस वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पॉजिटिव इसके लिए। सेकंड वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसमें सारे नेगेटिव चार्जेस है। इसका एरिया मान लिया हम लोगों ने वो है A2। अब देखो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, उसमें भी नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड आउट है उसके ऑल ओवर द सरफेस। तो मैंने कहा कि इसमें हम लोग को नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से क्लियर है? समझने की कोशिश करना। दोनों प्लेट जो है ऐसा नहीं है कि चिपकी हुई है, थोड़े से डिस्टेंस में दूर है। अब ये मत सोचना बहुत दूर है, जैसे आपको फोटो में बहुत दूर देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में दूर नहीं होता, बहुत करीब रहता है, लेकिन डायग्राम में हमेशा थोड़ा सा ऐसा बढ़ाकर बनाया जाता है सो दैट आप लोग को समझ में आ सके। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच इसको मान लिया गया D है। अब एक बात बताओ, अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो करना क्या है? हमें क्या करना है भाई? अपने आप होगा। क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें जाते हुए देखने को मिलने वाली। अगर तुमसे कोई कहता है कि पहली वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, बताओ किस तरफ जा रही है? पहली वाली पॉजिटिवली चार्ज है तो इस तरफ भी जा रही होंगी, इस तरफ भी जा रही होंगी। एग्री करते हो ना? इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। क्लियर दोस्तों? तो मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों प्लेट के बीच में पहली वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वो इसी तरफ है। तो मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया ये, और मैंने कहा कि ये है पहली वाली पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पहली वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अब मैं कह रहा हूँ कि दूसरी वाली जो प्लेट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? बीच वाले पोर्शन में। बताओ, पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की। तो हम जानते हैं कि अंदर की तरफ बनते हुए देखने को मिलेगी इस तरीके से,
आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ, अंदर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड प्लेट के लिए किधर होगी? तो मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया और मैंने कहा इस तरफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखने को मिलेगी। मैं कह सकता हूँ सेकंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ देखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे भैया पहली वाली भी सेम है, दूसरी वाली भी सेम है। कंफ्यूज मत होना, पहली वाली की फील्ड ऐसी है तो अंदर की तरफ भी आपको इस तरफ ही जाते हुए देखने को मिल रही है। सेकंड वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो अंदर में देखो, समझ रहे हो ना, अंदर वाले पोर्शन में दोनों एक ही तरफ देखने को मिल रहे हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। क्लियर दोस्त? और यहाँ अंदर देखे तो सिर्फ सेम डायरेक्शन में देखने को मिल रही है। क्लियर भाई? तो ये हो गया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम समझ में आया सबको? अब इसमें करना क्या है, पहली चीज मैं आप लोग को बेसिक्स वे में समझा देता हूँ। देखो ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, इनका कैपेसिटेंस निकालना है हमें। मतलब क्या? C की वैल्यू, C क्या होता है? C विच इज इक्वल टू Q बाय V। अब एक बात बताओ, चार्ज की वैल्यू तो पता है हमें, इसमें चार्ज इसमें चार्ज। अब अगर हमें V की वैल्यू पता चल जाए और अगर मैं इस V की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो क्या C की वैल्यू निकल जाएगी? करना यही है। तो मुझे क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले मुझे V की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग को V का तो कुछ कॉन्सेप्ट दिख नहीं रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। तो एक काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे? V विच इज इक्वल टू E इंटू डी। याद है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? तो अगर मैं E की वैल्यू निकाल लूँ और उसको बाद में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। तो काम करते हैं, पहले इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का इंतजाम करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जा सकती है, और गॉस लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल प्लेट के अंदर होती है वो इतनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे एक बात बताओ, पहली वाली कितनी हो जाएंगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी वाली कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे भैया यार एक काम करो, मुंह जुबानी सॉल्व करवा दो। सॉरी भाई। तो पहली वाली फील्ड जो अगर बात करें, पहले वाले प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर दोस्त? सेकंड वाले के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गलती मत करना यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करके। क्लियर दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डायरेक्शन शो कर दी, वेक्टर क्वांटिटी, खत्म कहानी। तो इसकी हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट की मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? तो इन दोनों को अगर हम नेट सम कर दे तो वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोगों ने देखो सुपरपोजिशन या नेट वैल्यू निकाल ली। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू बन गई वो कितनी बनी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों प्लेट्स की मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों प्लेट्स की मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, नेट वैल्यू वो कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। क्या मैं इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? सिग्मा क्या होता है याद करना, सिग्मा होता है भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो होता है Q बाय A। अरे जो चार्जेस है उसके ओवरऑल कितने सरफेस पे। अब मैं क्या करूंगा, इस सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पुट करा दूंगा। तो सिग्मा की वैल्यू जैसे यहाँ पुट हो जाएगी तो इक्वेशन क्या ऐसी दिखेगी? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह रिप्लेस होकर आया। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करना था? हमें निकालना था Q बाय V, और इसको निकालने के लिए V की वैल्यू की जरूरत थी। जैसे ये पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और कैपेसिटेंस निकल जाएगा। अब हमें V की वैल्यू निकालना था, लेकिन V की वैल्यू के लिए कुछ भी पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों ने क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद ली है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। आप बोलोगे भैया निकाल लिए, कैसी बात कर रहे हो? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिश्ता नाता इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे, V विच इज इक्वल टू E डॉट A, और यहाँ पे E की वैल्यू इस जगह पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और V के फॉर्म में आप लोग की वैल्यू निकल के आएगी QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आप लोग के पास V की वैल्यू आ गई? अब आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल आ गई। हमें क्या करना है, हमें C विच इज इक्वल टू Q बाय V पे पुट कर देना है। तो इस V की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो देखो Q से Q कट गया और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएंगे और D नीचे रह जाएगा। फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये होता है कैपेसिटेंस की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जब दोनों प्लेट के बीच में एयर हो। समझ में आया? कोई मीडियम और दूसरा ना हो, तो इतना कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। एग्जाम में कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कि अगर हम लोग सेपरेशन को बढ़ा दे तो कैपेसिटेंस पे ये फर्क पड़ेगा? बेशक पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम टू सेम अगर मैं एरिया ऑफ प्लेट बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बेशक पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, देखो हमने भी क्या समझे कि दो पैरेलल प्लेट्स थी, उनके बीच में एयर था। यहाँ कुछ था नहीं, दिख रहा है क्या आपको ऐसा कुछ? देखो भाई यहाँ तो सब खाली था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे, उसके बीच में ना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ला लेंगे। अब आप कहोगे कि भैया ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या चीज होता है? हमने तो सुने 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक ना एक किस्म से इंसुलेटर टाइप होता है। अब आप कहोगे कि भैया अच्छा डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर,
लेकिन मैं ये कहूंगा ऐसा नहीं है, तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक किस्म से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करता है। अब आप कहोगे भैया ये क्या चीज है, तो मान लो ये आपका पैरेलल प्लेट है। देखो भाई, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है सबको? यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे बना देता हूँ। लेट से एंटायर स्पेस में, मतलब जितनी भी खाली जगह है ना बीच में, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्लियर दोस्त? अब ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई न्यूट्रल मटेरियल को किसी भी चार्ज प्लेट के पास लेकर आया जाए तो न्यूट्रल मटेरियल जो है उसके अंदर के जो चार्जेस वो सेपरेट हो जाते हैं। यही होता है पोलराइजेशन। सिंपल वे में समझाऊं तो क्लास में सब लोग साथ में बैठे हुए हैं, क्लास के बाहर के गेट से सीनियर्स जाते हुए देखने को मिलेगी। तो क्लास के सारे लड़के खिड़कियों की तरफ, तो ये होता है पोलराइजेशन, जिसमें कि लड़के सारे खिड़कियों की तरफ हो गए और लड़कियां एक तरफ हो गई। तो सेम टू सेम ये एक न्यूट्रल मटेरियल आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है। अब देखो, जैसे ही मैंने इसको प्लेट्स के बीच में रखा तो देखो इस तरह वाली प्लेट कौन सी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ में आपको जो चार्जेस देखने को मिल जाएंगे वो देखने को मिलेंगे सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और प्लेट के नेगेटिव वाले साइड में आप लोग को डाइलेक्ट्रिक की तरफ में सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे एक बात बताना सभी के सभी लोग, प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ देखने को मिल गई, लेट से ई नॉट। और क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने भी अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो कर दिया? देखो अच्छे से, इस तरफ पूरे के पूरे पॉजिटिव बन गए हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर और इस तरफ नेगेटिव चार्जेस बन गए। तो क्या यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी अपोजिट इन डायरेक्शन में? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्लेट्स के बीच में रखने की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना एक चीज, ध्यान से देखना। देखो प्लेट्स के अंदर जो आप लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या देखने को मिल रही है? लेट्स से ये पॉजिटिव, ये आपको नेगेटिव। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। और बेसिक सी बात है, सेम टू सेम सेपरेशन भी यहाँ पे डी, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। अब करना क्या है? हमें करना ये है कि हमको ना कहा गया है कि यार आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देना और इस वजह से कितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आएगी उस कैपेसिटर की वो पता करना है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने विदाउट डाइलेक्ट्रिक को यूज करके सॉल्व करे, इस बार डाइलेक्ट्रिक के साथ करें। तो आप लोग इस तरीके से एक प्यारा सा डायग्राम बनाने लगे, जैसे आप देख रहे हो इस तरफ में सारे पॉजिटिव चार्जेस, इस तरफ में सारे नेगेटिव चार्जेस, इस तरफ में आप लोग का ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए देखने को मिल रही है। ये प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लेट्स के सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके अंदर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटीज आप लोग के लिए बनी है सिग्मा आई सिग्मा आर, और इनकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड के आप लोग को दौड़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्लियर दोस्तों? तो आपको करना क्या है? आपको करना है, वरना सब कुछ तेल लेने गया, आपको ये करना है। मतलब क्या? कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब V की वैल्यू चाहिए। अब आप बोलोगे भैया V की वैल्यू निकालना है, मतलब जैसे सेम पहले वाले में करे ऐसे ही करना है? हाँ जी। V की वैल्यू कैसे निकाले थे वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, क्योंकि V का कुछ कॉन्सेप्ट हमको देखने को नहीं मिला था डायग्राम में। तो अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दे रहा हूं जो आप लोग को डेरिवेशन में भी काम आने वाला है और न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। ध्यान से ऑब्जर्व करना तो समझ में आने वाला है। अब देखो मैं यहाँ 3 केसेस बनाने वाला हूँ कैपेसिटर की। पहले वाले में आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो बीच में आपको कुछ देखने को मिल रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं भैया एयर है। तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? सिंपल होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्लेट्स की देखने को मिलेगी। अगर मैं इनके बीच में मान लो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेकर आ जाऊँ इतने पोर्शन में, ठीक है दोस्त, ध्यान से देखना, सिर्फ इतने पोर्शन में, तो क्या चेंज आएगा? ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूं कि इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, तो देखो जहां पे आपको एम्प्टी स्पेस देखने को मिल रहा है ना, तो जहां पे आपको एम्प्टी स्पेस देखने को मिलेगा वहां पे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाएगा तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिवाइड हो जाएगी बाय के से। ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए देखने को मिलेगी तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है? ई नॉट बाय के। देखो इस तरफ में कितनी होंगी? आप बोलोगे भैया ई नॉट। अगर मैं कहता हूं कि एंटायर स्पेस में अगर आप लोग का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो बताओ कितनी होगी? तो एंटायर स्पेस के लिए ई नॉट बाय के ही होगी। समझ में आया? हटा दोगे तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे ख्याल से क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट आप लोग को अभी यूज होने वाला है। एक बार डायग्राम ऑब्जर्व करना, क्या एंटायर स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है? हाँ जी। तो इस वजह से बताओ जरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट की बात कर रहा हूं, वो कितनी होगी? ई नॉट बाय के होगी। प्लेट की कितनी है? ई नॉट्स है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कितनी है? ई आई है, जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं तुम सबसे कहता हूं कि मुझे यहां पे निकालना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करूंगा, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोग की प्लेट्स की, उन दोनों को एड ऑन कर दूंगा। लेकिन आपको अच्छे से याद होगा, जिस तरफ हमारी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड थे उसके अपोजिट तरफ में आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही थी, इस वजह से नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहां से ई नॉट माइनस ई आई। अब आप बोलोगे एक सेकंड भैया कुछ वैल्यूज पुट करना है। हाँ जी, ई नेट की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ई नेट की जो वैल्यू है इस वाली की वैल्यू वो होगी ई नॉट बाय के। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे ई नॉट बाय के से। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो क्या इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ई नॉट बाय के विच इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। कोई दिक्कत यहाँ तक के, आप बोलोगे नहीं। अब ध्यान से सुनना, ई नॉट की जो वैल्यू है ये क्या होगी, ई नॉट मतलब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, एक की होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो की कितनी होती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कहूँ सिर्फ प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सोचना, देखो सिंपल एक प्लेट की बात करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स है, इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो नेट हो जाएगी, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वजह से अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट की। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कितनी आएगी, अरे डाइलेक्ट्रिक के लिए भी कुछ नहीं है, सिंपल जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वहां पे सिग्मा यहाँ पे इंड्यूस्ड वाला होगा और कुछ नहीं। ई नॉट की वैल्यू मिल गई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, दोनों को यहाँ पे पुट करवा दो। तो जैसे आप यहाँ पे पुट करवाओगे ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई आई की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन। मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करें, हाँ या ना, आप बोलोगे भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमें पता है ये इनकी वैल्यूज क्या होती है, आप बोलते होंगे हाँ भैया पता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये जो सिग्मा आई आया है इंड्यूस्ड वाला, ये कितना है ये नहीं मालूम, इस वजह से हम इसको निकाल रहे हैं पहले। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हुई कि हमें इसकी वैल्यू निकालना। तो बेसिक मैथमेटिक्स करें, इस पूरी इक्वेशन को इधर भेज दिए और इस पूरी इक्वेशन को इधर कर दिए, तो हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से दिखने लग गया। सिग्मा को यहाँ से कॉमन निकाल लिए और एप्सिलॉन नॉट को भी यहाँ से कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से कॉमन निकल के कट गया और हमारा जो फॉर्म है वो बन गया सिर्फ और सिर्फ इतना, सिग्मा आई विच इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। इसे कहते हैं इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक की। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहां तक की चीजें समझ में आई, आई होप क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम ना कंपेयर करते हुए चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, अरे भैया सिंपल रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, V विच इज इक्वल टू ई डी। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट ले लिया तो इसलिए V नॉट विच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जहां पे ई नॉट है उसकी जगह पे ई नॉट बाय के हो जाएगा और इंड्यूस्ड वाली आप लोग की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी इतनी। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करवा दूंगा। तो जैसे मैं इनको डिवाइड कराऊंगा तो आप ऑब्जर्व करोगे ई नॉट से ई नॉट कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा। वी नॉट अपॉन वी आई विच इज इक्वल टू के हो जाएगा और वी आई को उस तरफ ले लूं और के को उस तरफ ले लूं तो हमारी वैल्यू ये बन जाएगी, मतलब कितनी, वी आई विच इज इक्वल टू वी नॉट बाय के। तो यहां से मैं बस इतना समझाना चाह रहा था कि वही सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई नॉट या ई, और डाइलेक्ट्रिक आ गया तो ई बाय के, और वही पोटेंशियल है सिंपल तो V और डाइलेक्ट्रिक आ गया तो V बाय K। क्लियर दोस्तों, तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर है। अब एक काम करते हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए चेक करते हैं। देखो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, C विच इज इक्वल टू Q बाय V, जो हम लोगों ने बचपन से देखते हुए मतलब चैप्टर की शुरुआत से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से डिनोट कर दिए थे तो वी नॉट हम लोगों ने V को भी डिनोट कर दिए थे इसलिए C नॉट लिख दिया और कुछ भी नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो C नॉट विच इज इक्वल टू Q बाय V नॉट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आया तो क्या हुआ, याद रखना जो सिंपल V नॉट था डाइलेक्ट्रिक के लिए V नॉट बाय K हो जाएगा। तो V नॉट की जगह पे हम रख देंगे क्या, V नॉट बाय K और K ऊपर आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से C I विच इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट बाय K और ये K ऊपर आ जाएगा तो हमारा फॉर्म ऐसा बन जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए इंड्यूस्ड वाले की वैल्यू इतनी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ना देखो एक छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं, अगर आप इसको कंपेयर करो इससे, Q बाय V नॉट की वैल्यू क्या है, C नॉट है, तो Q बाय V नॉट की वैल्यू हम लोगों ने C नॉट रखे तो हमारा फॉर्म ऐसा बना। ये ना कई बार इक्वेशन आ जाती है C I विच इज इक्वल टू C नॉट K, ये कई बार न्यूमेरिकल में यूज करने का काम आ जाता, तो ये फॉर्म भी याद रख लें। अब ये तो इक्वेशन हमारे कभी कभार काम आ सकती, बट हाँ जैसे आपको याद है कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी A एप्सिलॉन नॉट बाय D विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए, ऐसी वाली इक्वेशन निकालना है तो क्या करना होगा, ध्यान से देखो।
ये वाला जो फॉर्म है हमारा, यहाँ पे अगर वी नॉट की वैल्यू रख दी तो काम बन जाएगा। वी नॉट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे भैया वी नॉट विच इज इक्वल टू होता है ई नॉट इंटू डी। अब यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू कुछ थी क्या, अब आप बोलोगे हाँ भैया ई नॉट की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं क्यू बाय ए। अगर इस वैल्यू को रख दे तो ई की वैल्यू बन जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक बात बताना, क्या इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हो भैया। और आप कहोगे कि जैसे मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू रख दूं, मान लो वी नॉट विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी, तो क्या हमारी वी नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ भैया हो जाएगी। क्या मैं इस वी नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं, तो अब आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैंने पुट कर दिया तो क्या ऐसे हो जाएगा, सी आई विच इज इक्वल टू क्यू के अपॉन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। हाँ या ना, कुछ कटेगा, कटना तो वैसे सब कहते हैं। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। Q से Q कट जाएगा, इस वजह से आप ऑब्जर्व करोगे A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा K के साथ और D नीचे रह जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये होता है आप लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो अगर मैं कंपेयर करूं कैपेसिटेंस की वैल्यू विद डाइलेक्ट्रिक के लिए और विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो वैल्यू क्या बन रही है आप लोग की, तो कंपेयर करोगे अगर तुम लोग, तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान देखना। तो अगर तुम लोग कंपेयर करोगे तो देखो विद डाइलेक्ट्रिक के लिए C विच इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और विदाउट के लिए C विच इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार आपके काम आने वाला है। और याद रखना ये डेरिवेशन कभी कभार पूरा पूरा भी आता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी आता है। जैसे हो सकता है सिर्फ आपसे डिराइव करने को बोल दिया जाए कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल के दिखाओ डाइलेक्ट्रिक की, तो सिर्फ यहीं तक के करके छोड़ देना, इसलिए मैंने ये भी करवाया। क्या भैया पहले वाले में पूछा जा सकता है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज हो रहा है, वहां नहीं पूछेगा कोई, इसमें पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसे बताया। आप देखते होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ नए नए फॉर्म बताया था, जैसे वी आई की वैल्यू वी नॉट बाय की होता है, क्योंकि कई बार एक आध नंबर के न्यूमेरिकल में काम आ जाता है छोटा सा फॉर्मूला। डाइलेक्ट्रिक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, विदाउट के लिए कितनी होगी, छोटे छोटे फॉर्म्स है जिनको आपको याद रखना जरूरी है। साथ ही साथ विदाउट के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू, विद के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे बनेगी वो आ गया, और ये छोटा सा फॉर्म जो कि आप लोग को रिफ्लेक्ट कर रहा है विद और विदाउट के लिए, और इसी में वैल्यू पुट करके जो आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, साथ ही साथ डेरिवेशन भी आता है। अगला हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। कोई आपको नहीं पूछने वाला है कि डेरिवेशन कैसे करना है, क्या करना है, कोई नहीं पूछने वाला है। आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, दूसरा होता है हाफ क्यू वी, तीसरा होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रहा आप लोग का सिलेबस, इसमें आप पढ़ लो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करना है, डेरिवेशन नहीं आएगा। तो इससे तो यही कंक्लूड होता है कि सीबीएसई आपसे इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछेगा, तो आपको ना ये तीनों फॉर्मूले को याद रखना है। ये तीनों फॉर्मूले वैलिड है, बस अलग अलग फॉर्म से हैं, जैसे ये क्यूसी के फॉर्म में है, ये वीसी के फॉर्म में, और ये है आप लोग का सीवी के फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें करना क्या है, कैपेसिटर्स को लेना है आप लोग को, और या तो सीरीज में या तो पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो मान लो ये कैपेसिटर है, उसके बाजू में एक और कैपेसिटर, उसके बाजू में एक और कैपेसिटर, एंड सो ऑन, आप ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आप कैपेसिटर को एक के पीछे एक लगा देते हो तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं याद हो रहा भैया क्या, अरे आप अपनी स्कूल की असेंबली में खड़े हो, आपकी क्लास जो खड़ी है जिस असेंबली की लाइन में, आप आपका दोस्त पीछे, मतलब पूरी क्लास की लाइन एक के पीछे, वो सीरीज टाइप है। और आप 12th में और आप 10th की तरफ देख रहे हो किसी को, तो वो सीरीज में खड़ी है ना आपसे। तो इस तरीके से आप लोग को चीजें रहती है। अब इसमें से एक छोटी सी चीज मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो, यहां से आपने बैटरी से इसको कनेक्ट करें, आप एक चीज देख रहे होंगे, करंट यहां से एक ही वायर से जा रहा है। क्या यहां पे वायर्स ब्रांचेस में डिवाइड हुई है? नहीं, एक ही वायर सारे कैपेसिटर से जा रहा है, तो सारा करंट भी एक साथ जा रहा होगा। इस वजह से ये माना जाता है कि सीरीज में जो चार्जेस है उसकी वैल्यू सेम रहती है, और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर पैरेलल की बात की जाए तो इसमें देखो, यहां से आप लोग का करंट आया और 3 ब्रांचेस में बढ़ गया करंट, और जब भी ब्रांचेस में करंट बटेगा तो ये बात हमेशा याद रखना कि चार्जेस भी डिवाइड हो जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे। मतलब यहां से आपने Q चार्जेस तो प्रोवाइड करे, लेकिन यहाँ पे Q1 हो जाएंगे, यहाँ Q2 हो जाएंगे, और यहाँ Q3। तो ये कहा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट रहते हैं और पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। और इनके डेरिवेशन को सॉल्व करने का भी मैं एक ट्रिक समझा देता हूँ। जो चीज डिफरेंट है ना, उसका नेट सम कर दो और वैल्यूज निकाल दो, बस। समझ में आया? मतलब इसमें डिफरेंट कौन है? V, तो इसका आप लोग को नेट सम कर देना। यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है, तो यहाँ पे चार्ज का नेट सम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोग को कहा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पे ना देखो, 3 कैपेसिटर को एक के बाद एक कनेक्ट कर दिया, और इसको कनेक्ट किया हूँ बैटरी से। आप जानते हो बैटरी से करंट दौड़ेगा तो इस तरफ से करंट दौड़ेगा, हाँ जी।
तो मैं कह सकता हूं करंट दौड़ेंगे तो चार्जेस भी दौड़ेंगे। अरे चार्जेस जब v वेलोसिटी के साथ दौड़ते हैं तो ही तो करंट दौड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या ब्रांचेस डिवाइड हुए? नहीं, एक ही वायर से तीनों कैपेसिटर के अंदर सेम चार्जेस गए, और सेम चार्जेस गए इसका मतलब क्या, Q की वैल्यू सेम, और सीरीज में आप लोग को देखने को मिलता है V की वैल्यू डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रख लेना। मैंने क्या कहा था, डेरिवेशन कैसे सॉल्व होता है? जो डिफरेंट है उनका नेट सम कर दो। तो डिफरेंट कौन है? पोटेंशियल है। तो ये पहले वाले कैपेसिटर का V1 पोटेंशियल, दूसरे का V2, तीसरे का V3। तो इन सब को आप लोग नेट सम कर दोगे, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, तो आपकी वैल्यू इतनी देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है इसके बाद? देखो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, Q विच इज इक्वल टू CV। इसी से आप लोग को V का फॉर्म बनाना है। तो क्या बनेगा? V विच इज इक्वल टू Q बाय C। क्या ऐसा ही बनेगा? हाँ जी, इसी फॉर्म में आप लोग को यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देना। तो V के लिए यहाँ क्या बनेगा? Q बाय C1, यहाँ Q बाय C2, यहाँ Q बाय C3। आप बोल रहे होंगे Q डिफरेंट क्यों नहीं लिए भैया, Q1 Q2 Q3 नहीं बोले? ऐसा इसलिए नहीं बोला क्योंकि चार्जेस यहाँ पे सेम है, पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है। तो ध्यान से देखना, Q बाय C इक्विवेलेंस विच इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। सारे तरफ से Q को कॉमन निकाल लिए, मतलब इधर से पूरे से Q कॉमन, और ये Q से Q कट गया, तो C इक्विवेलेंस की वैल्यू आ गई 1/C इक्विवेलेंस विच इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इसे कहते हैं नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब बस आप लोग को एक चीज बताना, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है और ये जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है, इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कौन किससे ज्यादा ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, ये बताएं। वैसे लिखा भी हुआ है, हिंट भी दे दिया है। अगला होता है कैपेसिटर, जब आप उसको पैरेलली कनेक्ट कर दो। जब आपने पैरेलली कनेक्ट करे तो मानो देखो मैंने 3 कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, तीनों को मैंने कनेक्ट मार दिया। अब इसके बाद मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट दौड़ने लग गया। करंट दौड़ा मतलब चार्जेस दौड़ने लग गए। चार्ज यहाँ पे आए Q, जैसे ही चार्जेस आए तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3, मतलब क्या, चार्जेस डिवाइड हो गए। यहाँ पे जैसे ही चार्जेस डिवाइड हुए तो अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग चार्जेस जा रहे हैं। C1 पे Q1, C2 पे Q2, C3 पे Q3। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर चार्जेस डिफरेंट है तो पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे आप लोग को वही देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग के लिए चार्जेस डिफरेंट होते हैं, और जो C है और जो V होता है आप लोग के लिए वो सेम होता है। और डेरिवेशन कैसे सॉल्व होगा? जो डिफरेंट है, कौन डिफरेंट है? चार्जेस, तो उनका नेट सम कर दो। तो नेट सम करोगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, और Q की वैल्यू होता है CV। इस फॉर्म में आप सारी वैल्यूज रख दो। तो Q इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी होगी? C इक्विवेलेंस इंटू V विच इज इक्वल टू Q की वैल्यू C1 इंटू V, C2 इंटू V3, C2 इंटू V और C3 इंटू V। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, V को कॉमन निकाल लिया। जैसे मैं यहाँ से V कॉमन निकालूंगा तो ये वाला V इससे V से कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ पे जो इक्विवेलेंस की वैल्यू वो आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फॉर्मूलेज याद रखना कि पैरेलल में ऐसा फॉर्म बनता है फॉर्मूले का, और सीरीज में ऐसा बनता है। यहाँ पे भी एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या ज्यादा देखने को मिल रहा है या फिर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। ये आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ, एक बार पढ़ के भी समझ सकते हो। तो होप सो तुम लोग को ये कैपेसिटेंस का पोर्शन अच्छा लगा हुआ है। इसके बाद मैं बहुत जल्दी न्यूमेरिकल की सीरीज भी लाने वाला हूं, सो दैट आप लोग के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस वन शॉट के थ्रू डिफरेंट फॉर्म में अलग से करा सकूं। होप सो आप लोग को पार्टी सीरीज अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज यार शेयर करो अपने सभी दोस्त यारों को, सो दैट आप लोग के भैया का चैनल भी ग्रो हो सके। अभी नया चैनल यार, तुम्हें इसको उठाकर ऊपर तक लेकर जाना है, तुम्हारे ही हवाले है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो अकेडमी में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टा में मेरे साथ ज्वाइन रख सकते हो मेरी आईडी के थ्रू, और टेलीग्राम के चैनल ग्रुप को, दोनों को ज्वाइन कर लेना, सो दैट क्लास की सारी अपडेट मिलते रहेगी। फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड अलग से टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है, तो प्लीज उसी को ज्वाइन करिएगा। तो चलिए एंड करता हूं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।